तो भाई कलरफुल ने लॉन्च कर दिया एक अपना बहुत ही ज्यादा तगड़ा लैपटॉप। अब मेरे पास आ रहे थे बहुत सारे कमेंट, तो जैसे तैसे कर ही दिया इंतजाम फिर इसका। तो भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब इसको यहीं पे अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मिलती है हमें एक पावर कोड, एक मिलता है हमें 180 वॉट्स का पावर अडेप्टर, चार्जिंग पिन कुछ ऐसी आती है। देन आता है भाई कुछ किताबी पुस्तकें और अपना लैपटॉप। बॉक्स खाली हो चुका है भाई। तो भैया ये रहा अपना लैपटॉप। ओ हो भाई साहब, लैपटॉप देख रहे हो क्या गजब लग रहा है भाई फुल गेमिंग फील दे रहा है, एकदम रोड वाली अनबॉक्सिंग कर दिया आज। कुछ लोगों को तो ये बहुत ही पसंद आ रहा था और कुछ लोगों को भाई इसमें दिक्कतें लग रही थी। तो हमें कैसा लगा वो तो भाई मैं एकदम ढंग से टेस्ट करूंगा तभी बताऊंगा ना। अब आगे की बातचीत आगे जाके करेंगे घर पहुंच के। तो आ चुके हैं भाई अपने स्टूडियो के अंदर और अब डिजाइन के बारे में आगे बात करेंगे। पहले स्पेसिफिकेशन सुन लो। हमारे पास जो ये वेरिएंट है इसके अंदर प्रोसेसर है i5-12450H 8 कोर 12 थ्रेड्स के साथ 4 परफॉर्मेंस और 4 एफिशिएंसी कोर्स है इसमें। ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर RTX 4050 6GB VRAM वाला 140 वोट TGB के साथ। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना, 140 वोट की TGB सिर्फ ये ब्लू वाले कलर के अंदर ही आती है। इसमें जो बाकी के दो कलर है ब्लैक और व्हाइट वाला, उन दोनों में हमें 100 वोट वाला 4050 मिलता है। बाकी प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर सही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी रैम है इसके अंदर 16GB की DDR540 800 मेगाहर्ट्ज वाली सिंगल चैनल रैम एंड इसे मैक्सिमम 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो। ये ऐसे ब्रांड ने ऑफिशियली मेंशन कर रखा है। बाकी मेरे हिसाब से अगर 32GB भी कर लोगे ना, मतलब एक स्लॉट खाली है इसके अंदर, तो उसमें 16GB की एक और रैम लगा के वो भी इस CPU GPU के हिसाब से बहुत रहेगा। मतलब उससे ज्यादा क्या ही जरूरत पड़ती है यार। स्टोरेज इसके अंदर 512GB की Gen 3 SSD, रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो। वैसे तो जमाना Gen 4 का है, बट भाई जिस प्राइस पर ये आ रहा है तो हम ये शिकायत कर नहीं सकते। अगर Gen 3 भी मिल रही है तो डिसेंट है। बाकी इसके अंदर ना स्लॉट दे रखा है एक्स्ट्रा, एक्सपेंड करना चाहो तो वो अपग्रेड करने के लिए अगर तुम्हें Gen 4 एक स्लॉट में लगानी है तो वो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। एंड मैक्सिमम 1TB तक का सपोर्ट इन्होंने बोला है, बट मेरे हिसाब से 2TB भी हो जानी चाहिए। और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5.3। बाकी MS Office हमें इसमें नहीं मिलता भाई, तो वो या तो खरीदना पड़ेगा या जुगाड़ करना पड़ेगा जो तुम्हें सही लगे। और अगर डिजाइन की बात करें, काफी ज्यादा गेमिंग लुक दे रखी है भाई। यहाँ अपर लिड के अंदर ऐसी ऐसी तगड़ी चीजें कर रखी है ना, ऐसे देख के लगता है कि हाँ गेमिंग लैपटॉप भी है। बाकी इसके अंदर और भी कलर हमारे पास आते हैं, एक व्हाइट कलर मिलता है इसके अंदर और एक हमें ग्रे कलर भी मिलता है, तो वो तो जो पसंद आए वो ले लेना। बाकी मुझे ये वाला कलर भी काफी ज्यादा तगड़ा लगा, एकदम ऐसे गेमिंग वाइब आती है भाई। बाकी अपर लिड की बात करें तो यहाँ सामने देख सकते हो ऐसे बढ़िया बढ़िया पैटर्न दे रखा है, बीच में कलरफुल की ब्रांडिंग एंड ये जो ऐसे लाइन का निशान है ना, इसके अंदर ऐसे फिनिशिंग आती है RGB की। मतलब ऐसे है नहीं, बट वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके काफी एक रंगीन इफेक्ट देता है। बाकी नीचे जो इसके एग्जॉस्ट वेंट्स है भाई, ये काफी ज्यादा खतरनाक गेमिंग लुक देते हैं। ऐसा लगता है कोई बढ़िया सी एकदम टर्बो चार्ज इंजन वाले सुपर कार के एग्जॉस्ट हो। बाकी नीचे की साइड भी पूरा प्लास्टिक बिल्ड में आता है और वेंट्स काफी ज्यादा खुले हैं, एकदम बिल्कुल हेक्सागन डिजाइन आता है और काफी एयर फ्लो के लिए अच्छा लग रहा है देखने से। बाकी थर्मल्स के रिलेटेड भाई काफी लोगों के डाउट्स आ रहे थे, तो वो हम आगे कवर करेंगे। बाकी लेफ्ट साइड पर भी हमें एक एग्जॉस्ट वेंट मिलता है और कुछ पोर्ट्स मिलते हैं एंड राइट साइड पर भी सिमिलर ऐसा सही सेटअप है। एंड ओवरऑल लैपटॉप हल्का फील होता है गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। बाकी है पूरा प्लास्टिक बिल्ड में, ये मैं पहले बता रहा हूँ, बट प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी लग रही है, ऐसे हार्ड प्लास्टिक फील होता है। बाकी हिंज की बात करें तो हिंज इसका काफी ज्यादा स्टेबल लगा भाई, मुझे एक हाथ से आराम से ओपन हो जाता है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। एंड वोबलिंग की बात करें तो वोबलिंग हल्की फुल्की है, बहुत ही ना के बराबर, मतलब थोड़ी बहुत स्लाइटली सी कह सकते हैं। अगर लेनोवो लोग से कंपेयर करें तो उससे कम है इसके अंदर वोबलिंग, ये तो कहना पड़ेगा भाई। बाकी अगर फ्लेक्स की बात करें तो अपर लिड में हमें हल्का फुल्का फ्लेक्स मिलता है, कीबोर्ड फ्लेक्स भी भाई डिसेंट है, मतलब नोटिस हो जाता है, बट ऐसा बिल्ड में मुझे कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं लगा। तो तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए मैं लेके आया हूँ भाई, एक है हमारा HP Victus लैपटॉप, एक अपने पास लेनोवो लोग और ये मेरा 4 साल पुराना G3 तो है ही। तो जितना फ्लेक्स अपने कलरफुल वाले लैपटॉप में है उतना ही फ्लेक्स अपने Victus में भी मिलता है हमें, एंड लोग में भी हल्का फुल्का उतना फ्लेक्स है, एंड मेरे G3 में भी है उतना फ्लेक्स। बाकी वोबलिंग का भी बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा, तो कलरफुल वाले लैपटॉप की वोबलिंग देख लो, कुछ इतना हिल रहा है। ये अपने लोग की वोबलिंग देखो भाई, अब आराम से ऑलमोस्ट बराबर ही हिल रहा है ये भी। एंड Victus तो बदनाम है, ये भाई एक हाथ से ओपन भी नहीं हो रहा। तो इसकी वोबलिंग देखो भाई तुम। अब तुम्हें दिखाता हूँ इससे भी तगड़ी वोबलिंग जिसे तुम देख के हिल जाओगे। मतलब भैया ये क्या कर दिया, द लेजेंड डेल G3 ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। सोचो तुम कहोगे भैया लैपटॉप रिव्यू कर रहा है और खुद के लिए देखो कैसा लैपटॉप लिया तुमने। भाई उस वक्त नहीं थी नॉलेज। ये ना ऐसे सिंगल हिंज वाला है, मतलब डुअल हिंज नहीं है इसके, तो ऐसे लैपटॉप जनरली ज्यादा ही हिलते हैं। अब देखना ये टचाक, ये ठचाक। सिंगल हिंज होने की वजह से ना ये वाला इशू भी बहुत ज्यादा आने का खतरा रहता है डिस्प्ले का, और हिंज बहुत जल्दी खराब होता है जिनका सिंगल हिंज होता है। बट मैंने इसको बहुत ही प्यार से यूज करा क्योंकि मुझे पता चल गया था कि दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए मेरे को अभी तक दिक्कत नहीं आई है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म है इसका। ये देखो एक हाथ से उठाऊं नहीं उठ रहा,
ये ऐसे करता है भाई। तो अब सोचो मैंने ऐसे लैपटॉप के साथ 4 साल निकाल दिया और अभी भी बढ़िया निकल रहे हैं। तो एंड में पता बात कहाँ जाती है कि लैपटॉप को तुम यूज कैसे करते हो। कलरफुल की बिल्ड ना ऑलमोस्ट तुम अपने लेनोवो लोग जैसी मान सकते हो जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ अभी तक। बट अगर तुम प्रोफेशनल लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो वैसा मसाला नहीं है, क्योंकि देख करके ही पता चल जाएगा कि हाँ ये कोई गेमिंग लैपटॉप ही है भाई। बाकी इसका व्हाइट वाला कलर काफी प्रोफेशनल लगा मुझे। तो कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसी लगी। तब तक हम यहाँ तपस्या करेंगे मेडिटेशन। और अंदर के डिजाइन की बात करें तो ओवरऑल काफी यूनिक डिजाइन स्कीम लगी। जैसे कीबोर्ड की तरफ हमारा पूरा एरिया ब्लैक कलर का है एंड उसके अलावा जो लैपटॉप का कलर है एकदम ब्लू फिनिश आती है। तो ओवरऑल अंदर से भी ऐसे फील कराता है कि हाँ गेमिंग लैपटॉप है। बाकी राइट साइड पर हमें बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं। बाकी लेफ्ट साइड प्लेन है और सेंटर में मिलता है हमें अपना टच पैड। और टच पैड मुझे ठीक ठाक बड़ा लगा, मतलब क्वालिटी वाइज भी अच्छा है एंड वैसे तो प्लास्टिक का है बट ये फुली टच है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड फीडबैक भी मुझे बढ़िया लगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेस्चर वेस्चर सब सपोर्टेड है। एंड कीबोर्ड देख सकते हो अपना फुल साइज नमपैड वाला एकदम स्क्वायर कीज के साथ आता है भाई। एंड ये 1 जोन RGB कीबोर्ड है और 4 लेवल की ब्राइटनेस आती है इसके अंदर। बट आई मिस की इसके अंदर कोई कीबोर्ड के अंदर हमें इफेक्ट नहीं दे रखा RGB वाला जो बाकी लैपटॉप्स में मिलता है जनरल। बाकी कीबोर्ड की क्वालिटी भाई जबरदस्त है, यूज करने में मजा आता है, एकदम ऐसे टेक्टाइल फीडबैक मिलता है। टाइपिंग वाइपिंग वाले कोई भी काम करो, प्रोग्रामिंग करो, कोडिंग वोडिंग, नोट्स मेकिंग, कुछ भी टाइपिंग में मजा आएगा। मुझे काफी हद तक ऐसे जो पहले एसर नाइट्रो के अंदर कीबोर्ड आता था ना वैसी वाइब दे रहे। तो कुछ ऐसा इसका कंट्रोल सेंटर का सॉफ्टवेयर यहाँ पर खोलते के साथ हमें सारे स्टैट्स वगैरह यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर देखो अलग अलग चीजें हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं, जैसे SCR लॉक, कैप्स लॉक, टच पैड को भी डिसेबल कर सकते हैं, मतलब वही बेसिक सारे फंक्शंस। और यहाँ पर हमारे ऑटोमेटिक मैक्सिमम को फैन स्पीड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टम फैन स्पीड भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैक्स करते फुल हो जाएंगे भाई, बाकी हम ऑटोमेटिक पे रखेंगे। और ऊपर इसके अलग अलग मोड्स है, परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट, पावर सेविंग और एक है क्वाइट वाला मोड। और इसके अलावा यहाँ पर कोने में मिलता है डिस्क्रीट GPU की सेटिंग। यहाँ पर यही अपना मक स्विच तो हाइब्रिड और डिस्क्रीट GPU में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब iGPU में शिफ्ट नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड लाइट मिल जाता है, के अंदर ना सिंगल बैकलाइट ही मिलती है, तो बस रंग चेंज कर सकते हैं भाई। और ये अलग अलग कलर यहाँ पे जो हमें मिलते हैं इन्हीं कलर में तुम इसके RGB को चेंज कर सकते हो। बाकी कोई इफेक्ट नहीं मिलता इसके अंदर हमें अलग से। बाकी ब्राइटनेस जो है हमें 4 लेवल की मिलती है तो वो भी यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। बाकी यहाँ पर हमें फ्लेक्सी की मिलती है एंड यहाँ पे जाके इनेबल कर दोगे इसे तो जो कीबोर्ड है उसके अंदर मैक्रोज को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड सेम यहाँ पर माउस का मैक्रो भी कर सकते हो एडजस्ट, अगर कोई माउस लगा रखा है तुमने कंपैटिबल। बाकी यहाँ स्टैट्स वगैरह दिखा देगा इसके। और ये है फ्लेक्सी चार्जर, जो बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन को तुम्हें अगर चेंज करना है कि चार्ज कैसे हो, तेज चार्ज हो, धीरे चार्ज हो, वो सब यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। काफी हद तक ऐसे आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है ये। कमेंट में बताओ तुम्हें भी ऐसा लगा तो। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पर हमें केंजिंगटन लॉक मिलता है, एक USB टाइप ए 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक USB टाइप ए 2.0 वाला पोर्ट और एक अपना हेडफोन माइक जैक कॉम्बो। एंड राइट साइड पर हमें एक मिलता है USB टाइप C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट और एक USB टाइप ए 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट। बाकी पीछे है एक RJ45 लैन पोर्ट, एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक अपना HDMI 2.0 वाला पोर्ट और एक अपना मिनी DP 1.4 वाला पोर्ट। तो अगर तुम डिस्प्ले आउटपुट लेते हो तो ये इंटीग्रेटेड GPU के थ्रू देता है हमें टाइप C और HDMI दोनों पोर्ट से। बट मिनी DP 1.4 से हमें डेडिकेटेड GPU से आउटपुट मिलता है भाई। और क्योंकि इसके अंदर हमें मक स्विच दे रखा है तो उससे DGPU या हाइब्रिड के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो इन केस अगर तुमने इसे डेडिकेटेड GPU पे रख रखा है तो भाई HDMI और टाइप C से हम आउटपुट ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो iGPU से आउटपुट देते हैं। मतलब उस केस में सिर्फ ये मिनी DP 1.4 वाला ही पोर्ट आउटपुट देगा डिस्प्ले का। तो ये अगर पॉसिबल है तो मेरी कलरफुल से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को यार फिक्स कर दो। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें मिलती है 15.6 इंचेस की एक FHD 1080p रिजोल्यूशन वाली IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ 300 निट्स के आसपास की हमें ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इंडोर के हिसाब से काफी सही है। तो आउटडोर के हिसाब से ब्राइटनेस काफी सही लगी मुझे। मतलब अगर तुम आउटडोर में भी अपने लैपटॉप को यूज करोगे तो सब चीजें दिख जाती है। तुम्हें दिख ही रहा होगा कैसे नाच रहा है यहाँ पे। अभी ना इवनिंग का समय है तो ठीक लग रहा है। बाकी भाई कलर एक्यूरेसी इसमें हमें 100% sRGB मिलती है, जो कि एक बजट लैपटॉप में बहुत ही मुश्किल से मिलता है भाई, क्योंकि 100% sRGB है। तो कलर ग्रेडिंग करनी हो या कलर एक्यूरेसी वाले कोई भी काम करने हो सब आराम से हो जाएंगे। और ऐसे खुले पार्क में बैठ के वीडियोस देखते हो मेरी तरह तो भी बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले अच्छी है ना। एंड सही बताऊं तो बजट सेगमेंट में अभी तक मुझे सिर्फ लेनोवो लोग के अंदर और सिर्फ ये वाला लैपटॉप मिला है जो 70,000 के नीचे तुम्हें एक 100% sRGB वाली तगड़ी डिस्प्ले दे रहे हैं। बाकी HDR का सपोर्ट नहीं मिलता हमें लैपटॉप में, बस क्या जान लोगे भाई, इतना कुछ तो दे दिया बजट में और क्या HDR भी लोगे अब। बाकी कैमरा इसके अंदर हमें मिलता है भाई 720p वाला। क्वालिटी दिखाते हैं तो क्वालिटी तुम देख सकते हो कैसी है इसके वेब कैमरा की। थोड़ा लाइटें वाइटें ज्यादा है तो आई गेस इस वजह से ओवर एक्सपोज सा लग रहा है मुझे, ऐसे मुंह पे लाइट आ रही है ना
तो दिख रहा होगा ऐसे वहाँ चम हो रहा है। बाकी एक सैंपल में तुम्हें घर की लाइटिंग में दिखाता हूँ जो नॉर्मल हमारे कमरों में रहती है जनरली। मेरा पीछे लाइट है अभी मेरे, तो आगे बिल्कुल एकदम शेडो क्रिएट हो गई और भाई बिल्कुल ही मुंह काला आ रहा है। और अगर हम लाइट के सामने इसको मैं पॉइंट आउट करूँ तो कुछ ऐसा व्यू आएगा। वेबकैम की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी अगर इंडोर घर के हिसाब से देखे तो। बाकी माइक भी इसी का है तो क्वालिटी देख लो कैसी है। ये घर के अंदर जो लाइट है उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये देखो थोड़ा कलर मैनेज करने में भी इसे दिक्कत आ रही है। तो वेबकैम ओवरऑल एवरेज सही मानो। अभी देखो येलो अब सही हो गया, तो एवरेज सही वेबकैम इसके अंदर है। 720p से क्या ही उम्मीद करोगे। बाकी 2 वाट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर मिलते हैं इसमें। बहुत ही मतलब नॉर्मल सी स्पीकर है, स्पेस नहीं है भाई। बस ऐसा है कि हाँ तुम ऐसे वीडियो कॉल्स वगैरह कर रहे हो या फिर मीटिंग में हो तो काम चलाने के लिए सही है। बाकी इसके साथ हमें साउंड ब्लास्टर स्टूडियो क्रिएटिव की एप्लीकेशन भी मिलती है जिसके अंदर जाकर के तुम साउंड कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, अलग अलग चीजें चेंजेस कर सकते हो। बट वो स्पीकर के लिए काम की नहीं है। तुम एक्सटर्नल कोई हेडफोन वगैरह लगाते हो, गेमिंग वेमिंग करते हो तो वहां पर वो अच्छे से इफेक्ट डाल देंगी। तो यार बैटरी इसके अंदर हमें मिलती है 53 वॉट आवर्स की। एंड अगर बैकअप निकालना है, ब्राइटनेस को 50-60% करके, कीबोर्ड बैकलाइट बंद करके, बैटरी सेवर वगैरह ऑन करके, और अगर इसे हाइब्रिड मोड पर यूज करोगे, डेडिकेटेड जीपीयू पे नहीं करोगे, तब जाकर के कुछ 1-1.5 घंटे का बैकअप देगा, वो भी नॉर्मल यूसेज पे। क्योंकि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ी और बड़ी बैटरी देनी थी, तो ज्यादा बैकअप की उम्मीद तो भाई मत करना। इस लैपटॉप से काम चला हुआ है बस। अब अगर सीधा परफॉर्मेंस की बात करें, मुझे पता है इसी के लिए रुके हो, तो हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट करे। सिनेबेंच 2024 का स्कोर देख सकते हो, सिनेबेंच R23 का स्कोर भी हमारे सामने देख सकते हो कैसा है। Geekbench 6 के अंदर कुछ ऐसे स्कोर आए थे हमारे पास, और ग्राफिक्स क्वालिटी के अंदर भी एक अच्छा खासा 4050 के हिसाब से स्कोर निकाल दिया इसने। बाकी पीसी मार्क 10 के अंदर देख सकते हो क्या स्कोर आ रहा है, और क्रॉस मार्क के अंदर भी ये स्कोर मिलता है हमें डेली यूजेज के हिसाब से देख लो। और 3D मार्क टाइम्स पाई के अंदर हमारे पास 8000 के आसपास स्कोर निकाल दिया इसने भाई। और VR मार्क के अंदर भी देख सकते हो 11000 के आसपास का स्कोर है। CPU हमारा पावरफुल है, जैसा बोला है वैसा ही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एंड सेम चीज GPU के साथ भी है, जो 4050 फुल फ्लेजेड के अंदर हमें स्कोर्स आने चाहिए उस हिसाब से इसने बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट स्कोर निकाल दिए। तो CPU GPU बिल्कुल सही है। बाकी अगर प्रैक्टिकल यूज देखे, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो भाई कोडिंग करो, प्रोग्रामिंग करो, कुछ भी करो, इस लैपटॉप में सब बढ़िया हो जाएगा। वैसे भी गेमिंग लैपटॉप हाई परफॉर्मिंग होते हैं, तो कोडिंग वोडिंग में तो क्या ही है यार, वो तो वैसे भी आजकल लोग i3 में कर लेते हैं। बाकी हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा हैवी लेवल की कोडिंग करनी है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चलाने है, सिमुलेशन वगैरह करनी है, तो वो सब भी ये करवा देगा। क्योंकि अच्छा खासा 6 GB का ग्राफिक कार्ड आ रहा है, पावरफुल GPU, क्या चाहिए। और तो अगर तुम प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो, फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो 4K मीडियम लेवल तक की ये करवा देगा। बट बहुत ज्यादा हाई लेवल एक्सपेक्ट मत करना, ज्यादा मल्टी लेयर वाली एडिटिंग 1080p तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मतलब उसमें तो तुम एनिमेशन वगैरह भी यूज कर लो आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह के अंदर। अब यार इसमें GPU तो हमें तगड़ा मिलता है, बट CPU पुराना है तो ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट कर नहीं सकते एडिटिंग के अंदर भी, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर तुम्हें CPU ही पावर देगा, रेंडर के वक्त GPU यूज होता है। हमने एक वीडियो एक्सपोर्ट करके देखी Lenovo Lock के अंदर, जिसके अंदर RTX 2050 वाला ग्राफिक कार्ड है और i5 12450 HX वाला प्रोसेसर था। तो सेम वीडियो को हमने इसमें एक्सपोर्ट किया प्रीमियर प्रो के अंदर, Lock के अंदर HX वाला प्रोसेसर है। पर क्योंकि हमने टेस्ट किया, कुछ ज्यादा फर्क निकालता नहीं है वो HX वाला प्रोसेसर, तो उसको H जैसा ही मान के चलो। तो रिजल्ट तुम्हारे सामने है कि दोनों ही लैपटॉप्स में हमें कितना कितना टाइम लगा एक्सपोर्ट करने में। अब यहाँ से मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि GPU तगड़ा होने का यही बेनिफिट है कि भाई रेंडर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि GPU एकदम 100% यूसेज पे पहुंच जाता है जब तुम वीडियो को रेंडर करते हो। बट टाइमलाइन स्क्रॉल करते वक्त और बेसिक जब एडिटिंग का काम चल रहा होता है ना, उस वक्त पे CPU जरूरी होता है। तो ये चीज ध्यान में रख करके ही खरीदना अगर कोई भी लैपटॉप खरीदने का सोचते हो तो। बाकी GPU ओरिएंटेड काम करते हो, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, ब्लेंडर, VFX, गेम डेवलपमेंट वगैरह, तो कॉलेज लेवल तक तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4050 है, इतना साफ तो निभा ही देगा, और क्योंकि फुल फ्लेजेड है भाई। बाकी इससे ज्यादा हाई लेवल करने हैं तो 4060 या 4070 या 4080 4090 है भाई, अपने काम के हिसाब से खरीदना। अब आते हैं अपने गेमिंग वाले लोग, तो तुम्हारे लिए कुछ गेम टेस्ट करे हैं और काफी डिटेल में करे हैं, वो देख लो भाई। पहले हमने CS2 टेस्ट किया बिल्कुल वेरी हाई प्रीसेट के ऊपर। तो यहाँ FPS देख सकते हो 120 130 कभी कभी 150 तक भी टच हो रहे हैं, और GPU मैक्सिमम 80 वोट्स तक की पावर ड्रॉ कर रहा था, और CPU क्योंकि यहाँ पर 50-55 वोट्स आराम से ड्रॉ कर रहा है। और टेम्परेचर हमारे थोड़े हायर साइड है इस वाले गेम में, मतलब 95 डिग्री के आसपास आराम से मेंटेन हो रहे हैं, कभी कभी 97-98 डिग्री तक भी टच हो रहे हैं भाई। तो मैंने कूलिंग पैड लगा के भी टेस्ट कर दिया। कूलिंग पैड से टेम्परेचर काफी ज्यादा ड्रास्टिकली फॉल हो रहे थे, मतलब 85-86 डिग्री पे आ रहे हैं, फिर 90 डिग्री जा रहे हैं। तो मतलब यूं कह सकते हो कि ड्रॉप तो अच्छा खासा कूलिंग पैड से आ जाता है भाई।
तो इसलिए मैंने हर गेम को कूलिंग पैड के साथ भी टेस्ट किया है, तो एकदम आराम से बने रहो वीडियो में। और हाँ, परफॉर्मेंस मोड पे हुए हैं सारे गेम टेस्ट। देन GTA 5 टेस्ट किया, बिल्कुल फुल हाई सेटिंग्स रखी थी हमने, और इसके अंदर देख सकते हो हमारे पास FPS आ रहे हैं 110 120 के आसपास, इससे ज्यादा हाई नहीं गए। और GPU भी हमारा 60 वोट से ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर रहा था। बाकी टेम्परेचर वगैरह तुम सामने देख सकते हो। इसके अंदर भी जब हमने कूलिंग पैड लगा के टेस्ट किया तो टेम्परेचर में काफी डिफरेंस आया। मतलब पहले 90 डिग्री के आसपास मेंटेन थे, कूलिंग पैड लगाने के बाद भाई 90 से नीचे आ गए, 83 84 डिग्री 85 डिग्री तक आराम से टेम्परेचर मेंटेन हो रहे थे। तो एवरेज 85 86 डिग्री मान सकते हो कूलिंग पैड के साथ। तो मतलब फर्क तो भाई पड़ रहा था लैपटॉप पर। देन फार क्राई 6 टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास FPS देख सकते हो कि अच्छे खासे निकल गए, मतलब 90 प्लस FPS आ रहे हैं। और क्या चाहिए यार अल्ट्रा प्रीसेट पे तुम्हें, मतलब 40 50 से और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और इसके अलावा कूलिंग पैड के साथ भी देख लो भाई 5-7 डिग्री का ड्रॉप हमें यहाँ भी मिल गया। मतलब वैसे 80 डिग्री से ऊपर थे, लेकिन कूलिंग पैड के साथ 80 डिग्री से नीचे जा रहे थे टेम्परेचर। फिर हमने वैलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट के ऊपर। यहाँ देख सकते हो हमारे पास FPS आ रहे थे 200 220 230 के आसपास। i5 12450H के हिसाब से इतने ही आएंगे भाई, क्योंकि CPU इंटेंसिव गेम है ना, GPU थोड़ा बहुत यूज होता है बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ई स्पोर्ट्स गेमिंग तुम्हारी आराम से हो जाएगी। एंड वैलोरेंट में टेम्परेचर इतने ज्यादा हाई नहीं गए, फिर भी यहाँ पर साइड बाय साइड कूलिंग पैड के साथ देख लो हमारे 70 डिग्री से ऊपर गए ही नहीं टेम्परेचर, मतलब अगर कूलिंग पैड यूज करते हो। और बिना कूलिंग पैड के भी 73 74 डिग्री मेंटेन थे। देन वी टेस्टेड RDR2 ऑन अल्ट्रा प्रीसेट, और यहाँ पर भी देख सकते हो हमारे पास FPS अल्ट्रा प्रीसेट के हिसाब से बहुत ही सही आ गए। 60 65 FPS 40 50 के हिसाब से बिल्कुल एकदम तगड़े FPS दे रहा है भाई। 95 वोट तक मैक्सिमम GPU ने पावर ड्रॉप करी थी। एंड टेम्परेचर भाई इस वाले गेम में भी ज्यादा हाई नहीं गए, मतलब 82 83 डिग्री तक मेंटेन हो रहे थे बढ़िया तरीके से। इसके अलावा कूलिंग पैड फिर भी मैंने इसमें लगा दिया, तो यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो कि भाई हमें कितना डिफरेंस मिल रहा है। हायर गेम्स के अंदर ये ज्यादा टेम्परेचर जा क्यों नहीं रहे ये चीज मुझे भी थोड़ी समझ में कम आई, जबकि इनमें तो पावर ड्रॉप भी ज्यादा था। देन हमने गॉड ऑफ वॉर टेस्ट किया बिल्कुल एकदम अल्ट्रा प्रीसेट पे। एंड यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हो कि DLSS ऑन ऑफ करके कितना डिफरेंस आता है। आराम से हमें 8 से 10 FPS का बूस्ट मिल गया DLSS को जब हमने ऑन करा। बाकी GPU ने भाई 95 से लेके 100 वोट तक पावर ड्रॉप कर लिया अपने इस वाले गेम के अंदर। एंड टेम्परेचर इतने ज्यादा हायर साइड नहीं थे। मे भी हो सकता है कि फैन स्पीड फुल होने की वजह से भाई एडजस्ट हो गया, मतलब टेम्परेचर ठंडे कर दिए लैपटॉप ने। और इसके अलावा भाई कूलिंग पैड के साथ भी साइड बाय साइड फिर भी देख लो 5 से 7 डिग्री का हमें ड्रॉप मिल जाता है। तो मतलब कूलिंग पैड एक वेल एंड गुड डिसीजन होगा। बट अगर उसके बिना भी यूज करोगे तो कुछ गेम्स के अंदर, जैसे कि ये गॉड ऑफ वॉर हो गया, टेम्परेचर कम है। आगे और भी गेम में देखना कि कैसे आते हैं। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया हमने ऑडियंस डिमांड पे, और इसके अंदर भी देख सकते हो कि काफी ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव है। तो 90-95 वोट तक मस्त पावर ड्रॉ करी है इसने। बाकी FPS हमारे पास DLSS के साथ साइड बाय साइड देख सकते हो अच्छा खासा बूस्ट दे दिया DLSS ने, मतलब भाई 15-20 FPS का बूस्ट आ रहा है। कूलिंग पैड लगा करके भी साइड बाय साइड देख सकते हो कि हमें कितना डिफरेंस मिल जाता है इस वाले गेम में। हल्का फुल्का डिफरेंस तो इसमें भी आ ही रहा था। कुछ गेम में ज्यादा तगड़े टेम्परेचर है और कुछ में भाई जा ही नहीं रहा, मतलब ये क्या हो रहा है भाई। देन फॉर्जा होराइजन 5 टेस्ट किया एकदम फुल एक्सट्रीम प्रीसेट के ऊपर भाई, और यहाँ पर FPS हमारे पास एक्सट्रीम प्रीसेट के हिसाब से तो 40-45 FPS आएंगे। बाकी अल्ट्रा या फिर हाई प्रीसेट पे खेलोगे तो और ज्यादा FPS मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर DLSS के साथ साथ भी साइड बाय साइड डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा तुम्हें, कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। कूलिंग पैड भी लगा करके हमने देखा, टेम्परेचर में ड्रॉप देख सकते हो कि हमें कितना मिल रहा है। देन हमने कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन टेस्ट कर लिया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो ये हमने टेस्टिंग करी है एक्सट्रीम प्रीसेट के ऊपर, और FPS काफी इंप्रेसिव आ रहे हैं भाई। DLSS के साथ तो अच्छे खासे बूस्ट हो गए, 130-140 तक FPS चलेगा, मतलब ई स्पोर्ट्स गेमिंग ऑल फुल लेवल। बट हाँ टेम्परेचर भाई सब बहुत हाई गए हमारे इस वाले गेम के अंदर। बट स्टिल कूलिंग पैड हमने लगाना था तो इस वाले गेम में भी लगा के देखा, और कूलिंग पैड ने अच्छे खासे टेम्परेचर ड्रॉप कर दिए यार, मतलब 80 डिग्री पे ला के धर दिया, मतलब सीधा 10 से 15 डिग्री का ड्रॉप। तो कूलिंग पैड वर्क कर रहा है यार। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नीचे से ना खुला खुला सा है लैपटॉप, तो हो सकता है इसलिए अच्छे से काम कर रहा हो कूलिंग पैड। बाकी वीडियो में आगे मैं तुम्हें एक और जुगाड़ बताऊंगा टेम्परेचर्स को कम करने का, बने रहो एंड तक जरूर देखना। देन हमने स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस टेस्ट किया वेरी हाई प्रीसेट पे, एंड यहाँ पर हम देख सकते हो कि भाई अच्छे खासे FPS आ रहे हैं। DLSS और फ्रेम जनरेशन को जैसे ही ऑन करा, मतलब 120 FPS चलेगा, मजा इनटू 120। बाकी फिर हमने रे ट्रेसिंग को भी एकदम ऑन कर दिया और इसको भी हाई पर रखा था। एंड यहाँ पर रे ट्रेसिंग के साथ भी अगर तुम DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करते हो तो 100 तक FPS चलेगा, मतलब भाई कोई दिक्कत नहीं है FPS के मामलों में, बिल्कुल पावर पूरी है लैपटॉप के अंदर। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर हमें कोई थ्रोटलिंग इशू नहीं मिला, सारे गेम्स लगातार टेस्ट हुए हैं और इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर जाने के बाद भी कोई थ्रोटल ये नहीं करता है। बट स्टिल क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें डर लग रहा है, तो हमने लगा दिया कूलिंग पैड। कूलिंग पैड के साथ यहाँ देख सकते हो कि 88-87 डिग्री तक ड्रॉप कर रहा था, फिर उसके बाद 90 प्लस जा रहा था। तो मतलब फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा बढ़ गई, मतलब थोड़ा बहुत ठंडक कर रहा था कूलिंग पैड, बट उतना ज्यादा नहीं कर पाया जितना पिछले गेम्स में हमने देखा है। तो ये अकेला गेम मिला मुझे जिसने बात नहीं मानी।
देन हमने साइबरपंक टेस्ट कर लिया देखने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये झेल पाएगा। तो ये अल्ट्रा प्रीसेट पे था और यहाँ देख सकते हो साथ साथ DLSS फ्रेम जनरेशन ऑन करके भाई एकदम FPS डबल हो रखे थे। फिर रे ट्रेसिंग के साथ टेस्ट की, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पर रखी थी एंड ये भी हमारे पास बिल्कुल एकदम डबल से भी ज्यादा FPS आ गए। इसके अलावा कूलिंग पैड हमने इस वाले गेम में भी लगा दिया। वैसे तो इतने ज्यादा गए नहीं थे बट स्टिल कूलिंग पैड के साथ देख सकते हो हमें 70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गए हमारे, सीधा एकदम 8-10 डिग्री का ड्रॉप आ गया। बिना कूलिंग पैड के हमारे पास 80 प्लस जा रहे थे टेम्परेचर। एंड मैं बस यही कहूंगा कि परफॉर्मेंस इशू कहीं पर भी मुझे नहीं दिखा इस लैपटॉप के अंदर। टेम्परेचर का जो था वो मैंने साथ साथ दिखा दिया। देख लिए गेम टेस्ट, चलो फटाफट सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगी है भाई, इतना तो प्यार दिखा ही सकते हो यार। तो भाई हमारी जनता को होते हैं इस लैपटॉप से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स, पहले उन्हीं पे बात कर लेते हैं। देखो यार, कलरफुल ब्रांड ना अपने जीपीयूज के लिए ज्यादा जाना जाता है बजाय अपने इन लैपटॉप्स के, और इंडिया में भी ये इन्हीं के लिए फेमस है और बजट में तगड़े क्वालिटी के जीपीयू से डिलीवर करते हैं। बस हाँ, लैपटॉप मार्केट के अंदर ये थोड़े नए नए आए हैं अभी। मेरे हिसाब से ना देखो, पहले प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है ये लैपटॉप। में ब्रांड को जज नहीं करना चाहिए कि ये ब्रांड कैसा होगा या कैसा नहीं, हो सकता आगे जाकर के बहुत ज्यादा तगड़ा ब्रांड बन जाए। शुरुआत छोटी होती है भाई। जैसे नथिंग को ही देख लो, नथिंग फोन बनाया था तो उसको कितना क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि उसमें कई चीजें बुरी थी और कुछ लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद भी आया था। सेम चीज इसके साथ है, इसमें कई सारी बुराइयां भी हैं और कई सारी अच्छाइयां भी है। तो कुछ को पसंद आ रहा है और कुछ को भाई बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और सबसे जरूरी कंसर्न होता है आफ्टर सेल सर्विस। मतलब किसी भी नए ब्रांड के लिए भाई सबसे बड़ा डाउट यही आता है सबको। देखो अगर ब्रांड वाइज बताऊं तो क्योंकि ये ब्रांड अभी नया नहीं है, ये काफी ज्यादा पुराना ब्रांड है और 20-21 कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेट कर रहा है। इंडिया के अंदर भी ये बहुत टाइम से है, 2018 के आसपास से। तो ब्रांड अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। बट बात वही है कि वो सिर्फ अपने जीपीयूज बेचता है अभी इंडिया के अंदर। लैपटॉप के अंदर अभी नया नया आया है। अभी करंटली इनके कुछ जगह पर इंडिया के अंदर सर्विस सेंटर इनके खुद के हैं। बाकी मेजरली ना फ्लिपकार्ट के थ्रू, जो फ्लिपकार्ट का जीव्स के नाम से है, उसके थ्रू ही हमें आफ्टर सेल सर्विस इसकी मिल रही है। और जीव्स के रिव्यूज अभी इतने अच्छे नहीं है। मतलब मेरा पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है बट मैंने जितना भी लोगों से सुना, जीव्स पर इतना ज्यादा लोगों का भरोसा नहीं है। बाकी अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा हो तो एक बार कमेंट में बताना भाई, कि मैंने तो अभी तक ऐसी कोई सर्विस ली नहीं है जीव्स के थ्रू। बाकी तुम चाहो तो डायरेक्टली भी ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो। ये उनकी ईमेल आईडी है सपोर्ट सर्विसेज की, और इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी जो भी उनके सोशल हैंडल्स है वहां पर भी डायरेक्टली अगर ब्रांड को रीच करना चाहो आफ्टर सेल के रिगार्डिंग तो वो भी कर सकते हो। वो ऑप्शन भी कलरफुल ने दे दिया है। अगर अभी रिसेंटली किसी का कोई आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस रहा हो कलरफुल के साथ लैपटॉप के अंदर, या फिर किसी ने इनका जीपीयू यूज कर रखा है, तो अपना फीडबैक एक बार कमेंट सेक्शन में दे देना ताकि बाकी लोगों की हेल्प हो जाए। बातचीत चलती रहनी चाहिए। एंड यार एक सिंपल सी चीज सोचो कि किसी भी ब्रांड ने या किसी भी कंपनी ने अगर अपना कोई पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा हो तो कैसे एक वेल एस्टेब्लिश्ड आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क और सारी चीजें तुम्हें कैसे मिल सकती है। क्योंकि दूसरा पॉइंट लोगों को जो कंफ्यूज कर रहा है कि भैया इसके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे यानी मार्केट के अंदर, क्योंकि बिल्कुल एकदम नया ब्रांड है, इसे तो कोई जानता भी नहीं है, कहाँ ही इसका कुछ मिलेगा हमें। वो तो ऑब्वियस है ना यार, वो चीजें आने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। इसको एक बार बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश होना पड़ेगा उसके लिए। पहले जो पुराने ब्रांड है, सोचो डेल, HP, लेनोवो, आसूस, एसर 10-10, 15-15 साल से बैठे हैं मार्केट में, तो इनका तो सब मिल जाता है मार्केट में। चार्जर भी खराब हो तो मिल जाएगा सस्ते में, बैटरी मिल जाती है, कई सारे ब्रांड्स बेचते हैं। बट इसके आने में टाइम लगेगा भाई अभी सारी चीजें, क्योंकि आधों को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी कोई लैपटॉप आया है मार्केट में। मतलब 1-2 साल बाद भी अगर ये इंप्रूव नहीं कर पाते हैं ना जिस पोजीशन पे ये आ जाए तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बट अभी के लिए तो मेरे हिसाब से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए हमें। बिजनेस माइंड से सोचो ना भाई। और काफी लोगों को डाउट है इसकी कॉस्ट कटिंग से रिलेटेड। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया इतने कम में इन्होंने इतना कुछ दिया तो कॉस्ट कटिंग कहीं तो करी होगी भाई। तो मैंने पूरी वीडियो के अंदर हर पॉइंट पर बताया है कहां कहां पर मुझे कमी लगी है। बट एक बार इसको समराइज कर देते हैं। वेबकैम की क्वालिटी बिल्कुल खास नहीं है, एक्सपोजर का इश्यूज के अंदर हमें देखने को मिलता है। स्पीकर भी इसके भाई काम चलाओ सही है। SSD के अंदर हमें Gen 3 मिलती है, जबकि आज की डेट में लगभग सभी लैपटॉप्स के अंदर जो 70,000 से ऊपर आ रहे हैं उनमें Gen 4 SSD आ जाती है। इसका जो टाइप सी पोर्ट है इसके अंदर भाई PD चार्जिंग का सपोर्ट हमें नहीं मिलता। मक्स स्विच भी जो इसके अंदर हमें दे रखा है उसके अंदर हम iGPU पर शिफ्ट नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक या फिर डेडिकेटेड 2 ही ऑप्शन मिलते हैं। एंड इसकी बैटरी भी इतनी कुछ खास नहीं है, 53 वॉट आवर की ही बैटरी मिलती है इसमें, तो ऐसा कोई खास बैकअप तुम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। एंड थर्मल्स भी इसके ठीक ठीक ही है। अगर गर्मियों के अंदर तुम्हें कम टेम्परेचर चाहिए ना तो या तो कूलिंग पैड यूज करना पड़ेगा या फिर अंडर वोल्टिंग करनी पड़ेगी इस लैपटॉप में। उसके अलावा कोई चारा है नहीं कि तुम्हें 90 डिग्री से कम टेम्परेचर मिले। ये तो मैं देख करके समझ गया। एंड अंडर वोल्टिंग अगर कोई करने का सोच रहे हैं तो इंटेल एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी में टर्बो बूस्ट की वोल्टेज को जाकर के
ट्वीक करोगे, थोड़ा कम कर दोगे तो इसके टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे एंड उससे गेमिंग पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस वाइज बताऊं तो। और अगर लॉन्ग टर्म में तुम्हें डाउट है कि यार इतने हाई टेम्परेचर्स के साथ क्या ये लैपटॉप सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, तो उसका मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल ये है कि भाई तुम ये देखो, ये हमारे चैनल का सबसे लेजेंड लैपटॉप डेल G3, ये तो फिर भी 90-95 जाकर के रुक जाता है, ये 100 से नीचे नहीं जाता। इसमें गेम चला दो ये 100 पे जाकर रुक जाएगा, 99-100 चलता रहेगा टेम्परेचर भाई, मतलब बिल्कुल खत्म थर्मल है इसके। और बिलीव करना मुश्किल है, मेरे को इसमें 4 साल हो गए यूज करते हुए और अभी तक इसमें कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है, मतलब कोई ऐसा मदरबोर्ड इशू या फिर कोई ऐसे हीट की वजह से कोई दिक्कत आ गई हो, तो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक। तो मैं इस पॉइंट से यही जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो अपने CPU GPU जो बनाए हुए होते हैं ना, इनको बनाया ही ऐसे जाता है कि आराम से 100 डिग्री तक टेम्परेचर फेस कर सकते हैं, इन पर कोई इम्पैक्ट आता नहीं है जनरली, बट स्टिल यार एक प्रिकॉशनरी मेजर है, मतलब हर किसी को देखो पैसे खर्च कर रहे हो तो डाउट तो लगता ही है। तो मैं यही कहूंगा कि कूलिंग पैड इज द ओनली जुगाड़ एंड जो थर्मल्स थे वो मैंने दिखाई दिए तुम्हें, तो डिसीजन तो एट द एंड तुम्हारा ही है। बाकी मैंने अपना पॉइंट शेयर कर दिया कि मैं कैसे ऐसे रह रहा हूँ इसके साथ। इसके तो कीबोर्ड पर भी ऐसी हीट आती है ना, ज्वालामुखी बन जाता है भाई ये, इससे तो ये फार बेटर है, मतलब कंपैरिजन भी किससे कर रहा हूँ मैं। और काफी लोग ना ये पूछ रहे थे कि भैया इसको Lenovo Lock से कंपेयर करो, तो देखो पहले अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, अगर सेम स्पेसिफिकेशन का तुम Lock प्रेफर करते हो जिसमें 4050 वाला ग्राफिक कार्ड आएगा, तो वो कुछ 75-76,000 का पड़ता है, और उसके अंदर जो 4050 आता है वो 95 वोट वाला है, इसके अंदर हमें फुल फ्लेजेड 140 वोट वाला मिल रहा है। और बाकी इसके जो दूसरे कलर है उनमें 100 वोट है, वो बात अलग है, बट हाँ मतलब 70,000 में 140 तो दे ही रहा है ना। बाकी एक चीज नोट करने वाली ये है कि मैंने गेम टेस्ट में भी दिखाया था 140 वोट की TGP है, बट भाई जाता ही 100 वोट से ऊपर नहीं है, मतलब 100 वोट भी बहुत मुश्किल से टच होता है। तो मतलब ऐसा है कि तुम अगर 95 वोट वाला लोग प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं कि उसमें आएगी, परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट तुम्हें सिमिलर मिल सकती है, बाकी वो टेस्ट करने पे ही पता चलेगा। तो अगर तुम लोग प्रेफर करना चाह रहे हो 5-7 हजार और डाल के सिर्फ मतलब ऐसे ब्रांड के लिए, तो वो तुम कर सकते हो। बाकी इश्यूज की बात करें तो मुझे अभी तक इस लैपटॉप में कोई इशू आया नहीं है, मैं 10-15 दिन से इसे यूज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसे विंडो शटडाउन या फिर जो बीबोम को इशू आया था वैसा कोई इशू मुझे अभी तक फेस नहीं हुआ। इसके अंदर होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट या ट्विटर पर अपडेट कर दूंगा, भाई को फॉलो कर लो, यहाँ पर सारे हैंडल वैंडल आ रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे तो कर ही लेना भाई। तो अगर तुम्हें भाई के एफर्ट पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सारे जो भी खरीदने का मन हो तुम्हारा। अभी इनमें से कुछ लैपटॉप्स के रिव्यूज आने बाकी है तो वो भी आते रहेंगे चैनल पे। तब तक के लिए बाय। काट दे।